Hello students, welcome back to this channel. This is part 3 of our lecture series where we are covering class 11th political science chapter 1 constitution why and how. So इसके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. मैं रिकमेंड करती हूँ आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आपको ये वाली चीज़ इसमें जो कंटेंट होगा वो अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, तो हम आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड. मतलब कि हमें समझना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे. देखो, लास्ट के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ये समझा कि पहला हमने समझा कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है. उसमें हमने फंक्शंस देख लिए कि अच्छा ये फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है. सेकेंड जो हमने समझा वो था अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को क्यों एक्सेप्ट करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों सुप्रीम मानते हैं, उसमें हमने पॉइंट्स देखे. अब जो हमें समझना है, तो ये जो पार्ट हमने कवर करा वो था फिलोसफिकल पार्ट जो था कि हमें बताना था, उसमें हमें समझना था जो फिलोसफिकल पार्ट है संविधान का. उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड. एक्चुअली में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना. ठीक है, सो अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा एक बॉडी बनाई गई थी जिन्होंने मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है, अब ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड को हम थोड़ी देर में समझेंगे कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या है. आगे चलते हैं. फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946. मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली, नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी पहली सिटिंग कब हुई थी, तो वो है 9 दिसंबर 1946. ठीक है, जिस मतलब इस दिन से वो बैठी थी और उसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंबर्स. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा गया प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा. देखो, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या थी, ऐसे समझो कि जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. एक था ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक था प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, अब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उन पे कौन रूल कर रहा था? डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. डायरेक्टली रूल बाय ब्रिटिश. ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब उस टाइम पे आप देखोगे जो भी राजा रजवाड़े थे हमारे, उन पे आपका वहां के रूलर्स रूल कर रहे थे. मतलब वहां पे प्रिंसेस जो थे, जो भी आपके किंग थे, वो आपका रूल कर रहे थे. ठीक है, अब जो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई थी. किसके द्वारा बनाई गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक बॉडी बनाई थी. उसको हम कह रहे थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, ये आप देखोगे कि प्रोविंसेस लेवल पे एक बॉडी बनाई गई थी जो वहां के लॉ बनाती. जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो कि जैसे आज के टाइम पे इंडिया जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं. उन स्टेट्स में अपने अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. वैसे ही हम कह रहे हैं उस टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंसेस था और उसी को वहां पे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा. तो अब क्या आपको ये समझना है, इसमें बोला गया कि मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. देखो, इसको ऐसे समझो, देखो यहाँ पे समझो, देखो ये जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके मेंबर्स, मतलब जो एमएलए थे, ठीक है, इनके जो मेंबर्स थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो एमएलए थे, उनको आप वहां की जनता चूज कर रही थी. ठीक है, वहां के जो लोग थे वो उसको चूज कर रहे थे, एमएलए को. तो क्या हुआ, इन लोगों ने एमएलए को चूज करा.
जो कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेंगे। और ये जो एमएलए थे डिफरेंट, ये बाद में जाके इनको बोला गया कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर जाएंगे उनको चूज करो। ठीक है, समझ आया? देखो, ये वहां पे जनता थी प्रोविंसेस में, इस जनता ने अपने चॉइस पे एमएलएस को इलेक्ट करा, डिफरेंट एमएलएस ने हर उससे इलेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये एमएलएस जो है वो बाद में मेंबर्स को चूज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जाएंगे उनको। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, मेड ऑन द लाइन्स ऑफ प्लान प्रपोज्ड बाय द कमिटी ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान। देखो, उस टाइम पे जो हम कह सकते हैं ब्रिटिश कैबिनेट कहाँ पे होगा? वहां पे होगा वो ब्रिटेन में। ठीक है, तो ब्रिटिश कैबिनेट की कमिटी थी जिसने कि कैबिनेट मिशन प्लान बनाया। इसी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें कुछ प्रोविजंस थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखोगे सीट्स का डिवीजन ऐसे होगा, तो ये सब कुछ कैबिनेट मिशन प्लान ने डिसाइड करा। ठीक है, तो अगर आपको इन फ्यूचर अभी आपको एज रेफरेंस ध्यान रखना है, हो सकता है एमसीक्यूज में भी पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन से प्लान के बेसिस पे बनाया गया, तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, और कैबिनेट मिशन प्लान के कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि फर्स्ट, अलॉटेड सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कि कैबिनेट मिशन प्लान में ये बताया गया कि जो सीट्स का अलॉटमेंट करा जाएगा वो पॉपुलेशन के बेसिस पे करा जाएगा। मतलब अब हमें जो है मेंबर्स चाहिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हमने बॉडी तो बना दी, बट हमें उसमें कुछ मेंबर्स को भी लाना था जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो वो मेंबर्स जो होंगे वो आपका डिफरेंट प्रोविंसेस से, प्रिंसिपली स्टेट से इलेक्ट होके आएंगे। तो इसीलिए हमने सीट्स को अलॉट कर दिया कि इस सीट पे इतने मेंबर इलेक्ट होके आएंगे, तो इसलिए हमने सीट्स को पॉपुलेशन के बेसिस पे अलॉटमेंट कर दी उसकी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, रेशियो ऑफ 1:10 लाख। मतलब कि इसका मतलब ये है कि वन सीट, इसका मतलब ये है कि 1 सीट जो है 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब कि मान लो किसी प्रोविंस में 10 लाख की पॉपुलेशन है वहां की, तो उसके लिए एक सीट बोली गई कि तुम्हारे पास एक सीट है, तुम्हें एक मेंबर को इलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे करके वहां पे इस रेशियो में आपका डिवाइड करा गया। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट, प्रोविंसेस में बोला गया कि 292 मेंबर्स को इलेक्ट करो, और प्रिंसिपली स्टेट में बोला गया 93 मेंबर्स को इलेक्ट करो। देखो, थोड़ा सा हम एक इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें उसको समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ऊपरी समझ लो कि जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने बोला कि जो टोटल मेंबर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कितने होंगे? वो होंगे 389। ठीक है, 389 मेंबर्स होंगे, और उन्हें 389 का डिवीजन कैसे करा गया? बोला गया कि 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे। मैंने बताया था ना कि उस वक्त ब्रिटिश इंडिया 2 भागों में डिवाइडेड था, ब्रिटिश प्रोविंसेस जहां पे ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे थे, और प्रिंसिपली स्टेट जहां पे आपके किंग रूल कर रहे थे। ठीक है, तो 292 जो कहां से आने थे? वो आने थे ब्रिटिश प्रोविंस से। ठीक है, और जो 93 थे वो आने थे प्रिंसिपली स्टेट से। ठीक है, प्रिंसिपली स्टेट से। ठीक है, अब आप देखोगे कि 292 प्लस 93, 389 तो हो नहीं रही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस वक्त 4 सीट्स और किसको दी गई? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस को दी गई। ठीक है, चीफ कमिश्नरी प्रोविंस क्या थी उस टाइम पे? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरीज है ना, वैसे उस टाइम पे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस थी, उनको भी 4 सीट दी गई थी। ठीक है, इसको एक रफली ध्यान रखो कि ये आपका कब था? ये आपका बिफोर पार्टीशन ये डिवीजन हो रखा था। इंडिया के पार्टीशन से पहले ये आपका 389 जो है सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल, मतलब इतने मेंबर्स इलेक्ट होके आने थे पार्टीशन से पहले। आप देखोगे अभी आगे भी समझ जाएगा कि पार्टीशन के बाद ये 299 मेंबर्स हो गए थे। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होने की इतना जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स इलेक्ट होके आए, और प्रिंसिपली स्टेट से 93 मेंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं कि ईच प्रोविंस
सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल्स। मतलब कि हर प्रोविंसेस में या प्रिंसली स्टेट्स में हम देख लें कि जो सीट्स थी वो मुस्लिम, सिख्स और जनरल, 3 कम्युनिटी में डिवाइड कर दी गई, मुस्लिम, सिख्स और जनरल में। ठीक है। फिफ्थ, मेंबर्स ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो, फिफ्थ पॉइंट समझो, जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें हमने एमएलए इलेक्ट करके भेजे थे। ये एमएलए जो थे ये आपका क्या करने वाले थे, ये आपका इलेक्ट करने वाले थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे उनको। ठीक है। और ये मेथड कौन सा चूज करा इन्होंने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। थोड़ा सा बस इसको एक बेसिक समझ लो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है। ये आपका एक हम कहेंगे एक जब हमें बहुत सारे मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना होता है फेयर मैनर में, तब हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली हम हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम रैंक कर देते हैं। ठीक है। उनको हम रैंक अलॉट कर देते हैं प्रेफरेंस के बेसिस पे। ठीक है। और वो वही कैंडिडेट आपका इलेक्ट माना जाएगा जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ऑफ वोट मिले हैं, प्रेफरेंस ऑफ वोट मिले हैं। ठीक है। तो बस इसमें आपको ये समझना था। तो इसी बेसिस पे हमारे जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करा। ठीक है। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ पॉइंट, मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशंस। देखो, प्रिंसली स्टेट्स में जनरली क्या था, प्रिंसली स्टेट्स में ना ब्रिटिशर्स जो थे ज्यादा घुसना भी नहीं चाहते थे। ठीक है। तो उनको पहले ये बोल देते थे, तो इसलिए कैबिनेट मिशन प्लान में भी यही प्रोविजन डाला गया कि जो प्रिंसली स्टेट्स से मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे वो प्रिंसली स्टेट्स को खुद डिसाइड करने दो, वो आपस में कंसल्ट करके डिसाइड करेंगे कि हमें इतने मेंबर्स को भेजना है। ठीक है। इस बेसिस पे भेजना है, कौन सा मेंबर जाएगा, तो ये सब प्रिंसली स्टेट्स पे छोड़ देगा कि भाई आप डिसाइड करो। ठीक है। प्रोविंस से कैसे इलेक्ट होकर आएंगे, प्रोविंस से प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करेंगे। कैसे इलेक्ट करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और प्रिंसली स्टेट में बोला गया कि वो आपका कंसल्टेशन के थ्रू होके आएगा। ठीक है। मतलब वो आपका आपस में कंसल्ट करेंगे और उसके फिर डिसाइड करेंगे कि हमें किन मेंबर्स को भेजना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है। तो हमारा ये था टॉपिक, हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब आपका वो है, हम उसमें थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी। ठीक है। हम उसमें थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सो अब जो हमें समझना है वो है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन को हमें डिटेल में समझना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखेंगे कि कितने मेंबर्स उसमें थे अब एक्चुअली में, और कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया। ठीक है। तो ये सब हमें इसमें समझना है इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। प्लान ऑफ 3 जून 1947, जिसको हम पार्टीशन और माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। देखो बेसिकली क्या हुआ था उस वक्त, माउंटबेटन कौन थे, इंडिया के वाइसरॉय थे उस वक्त जब इंडिया का पार्टीशन होने वाला था। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान तो अलग कंट्री बनते, तो उस वक्त जो प्लान आया था पार्टीशन प्लान, उसको हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। ठीक है। तो ये 3 जून 1947 को आया था, जिसकी वजह से कंट्री का पार्टीशन हुआ। अब देखो, जब कंट्री का पार्टीशन हुआ तो जिस टेरिटरी से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स इलेक्ट होके आए थे, अगर वो टेरिटरी पाकिस्तान के पास पाकिस्तान वाले एरिया में है, ठीक है, जो कंट्री सेपरेट हो गई, तो अगर वो टेरिटरी पाकिस्तान में चली गई तो उसके मेंबर्स भी अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं रहेंगे। ठीक है। जो उस टेरिटरी से इलेक्ट होके आए थे, जो कि पाकिस्तान के अंडर आती है। ठीक है। अब उसके मेंबर्स जो हैं दे वर सीज टू बी दी मेंबर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो अब हम देखेंगे तो पहले 389 मेंबर्स थे और वो अब घट के कितने हो गए थे, एक्चुअली में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब मेंबर्स हो गए थे 299 मेंबर्स आफ्टर पार्टीशन। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें समझनी है टाइमलाइन पे थोड़ा सा ध्यान दो कि 9 दिसंबर 1946 से 24 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की टाइमलाइन ये है कि 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था और 26 नवंबर 1949 को फाइनली वो बन के तैयार हो गया। ठीक है।
और एक और चीज ध्यान रखना, इसलिए हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन जो डे है वो 26 नवंबर 1949 है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को करा गया। ठीक है, याद रखना कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा गया था 284 मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, उस वक्त जो प्रेजेंट मेंबर्स थे 284 मेंबर्स, उसको उस वक्त मतलब आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे और उन्होंने 24 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन साइन करा। लेकिन आप देखोगे कि अडॉप्शन, अब आप ये सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था, पर इसमें 2 महीना और क्यों लगाया हमने उसको इन्फोर्स में लाने में। मतलब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में, मतलब आप देखोगे उनके प्रोविजंस को अब लागू करवा दिया गया कि अब यहां से ये इन्फोर्स होगा हमारा संविधान। अब आप देखोगे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों इन्फोर्स करा गया। देखो 26 जनवरी 1950 जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डेट मानी जाती है। क्यों, और इसको क्यों चूज करा गया कि हमें इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करना है। देखो आप इंडिपेंडेंस से पहले 1930 में इसी दिन 26 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने अनाउंस करा था कि हम पूर्ण स्वराज डे मनाएंगे, मतलब कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे इंडिया का। ठीक है, लेकिन उस वक्त इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला नहीं था तो वो हो नहीं पाया। तो अब 26 जनवरी, जब हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा तो 26 जनवरी आने वाली थी। ठीक है, वो डेट सिग्निफिकेंट डेट आने वाली थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि हम इसी सिग्निफिकेंट डे को ही कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फोर्समेंट डे भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो कि पार्टीशन की वजह से बहुत ज्यादा वॉयलेंस क्रिएट हो गया था। उस वक्त टाइम पे बहुत ज्यादा वॉयलेंस, आप देखोगे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी। ठीक है, बहुत ज्यादा किलिंग्स हो रही थी। इतनी ज्यादा माइग्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, इतनी ज्यादा माइग्रेशन हो रही थी। तो जिसकी वजह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक लेसन तो लर्न करा। ठीक है, उन्होंने ये सोचा कि हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है, अब उसमें पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर सेक्शन का। ठीक है, सोसाइटी के जितने भी सेक्शन है, जितने भी रिलेशन है, उन सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसको हमें एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनानी है। इसीलिए आप देखोगे कि मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन, की जितने भी रिलीजन के मेंबर्स थे उन सबको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दिया गया। असेंबली हैड 28 मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, मतलब असेंबलीज में देखो शेड्यूल कास्ट उस वक्त आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी। तो इसलिए उसको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 28 हम देखेंगे मेंबर्स को इलेक्ट करके लाया गया। स्पेसिफिकली आप देखोगे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनको हम देखेंगे जो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की उनका चेयरमैन बनाया गया था, वो भी आपका शेड्यूल कास्ट से ही इलेक्ट होके आए थे। ठीक है, तो इस कमेटी के भी हम देखेंगे 28 मेंबर्स थे। उसके अलावा हम देखें तो 82% ऑफ सीट्स वर ऑक्यूपाइड बाय कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। देखो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो प्रोमिनेंट पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और भी पार्टीज थी वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह भी थी, पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ने 82% सीट्स ऑक्यूपाई कर रखी थी। ये फिगर ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा इंक्लूसिव पार्टी थी। ठीक है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन के, डिफरेंट सेक्शंस के मेंबर्स जो थे वो उसमें थे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कंपोजिशन जो है वो उसको एक इंक्लूसिव बनाती है। ठीक है, उसमें हर मेंबर्स का पार्टिसिपेशन था, हर रिलीजन, हर कम्युनिटी का हम कहेंगे एक से था। ठीक है, उसके मेंबर्स आ रखे थे वहां पे। तो यही हमें समझना था कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब जो हमें समझना है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। देखो पहले हेडिंग समझो, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन क्या कहना चाह रहा है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करा गया, हर क्लॉज को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करा गया। ठीक है, उस डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिस्कशन करा गया। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि किसी मेंबर ने बोला कि भाई ये प्रोविजन डाल दो और वो डाल दिया गया, नहीं, उस पर डिटेल तरीके से हर किसी ने डिस्कस करा, अपने ओपिनियंस दिए, रीजंस दिए कि किस लिए इस प्रोविजन को डालना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तभी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टाइम भी लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में हमारे। ठीक है, तो हमें इसमें यही समझना है। तो मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन्वॉल्व थॉटफुल डिस्कशन एंड रीजन डिबेट, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज्यादा डिस्कशन करा गया, बहुत सोच समझ के चीजों को डिसाइड करा, प्रोविजंस को डिसाइड करा, और जब डिसाइड करा तो उसके बाद उस पर डिबेट भी हुई, प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज देखी कि क्या फायदे हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, कैसे हमें वीकर सेक्शंस के लिए पॉलिसीज, सरकार को एम्पावर्ड करना है, पॉलिसीज डालो, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस पे डिस्कशन करा गया उस वक्त। ठीक है,
उसके बाद हमें समझना है अथॉरिटी ऑफ असेंबली। अथॉरिटी ऑफ असेंबली का मतलब ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हम उसकी अथॉरिटी को क्यों मानते हैं, हम उसको इतना मतलब हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर जो थे उनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ये था, देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी और इसमें जो मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज होल्ड करते थे, बहुत ज़्यादा रीजनिंग करने की उनमें एबिलिटी थी। ठीक है, उसमें कोई सी भी प्रोविजन को ऐसे नहीं डाल दिया गया कि भाई बिना डिस्कशन के डाल दो, नहीं, उसमें रीज़न दिया गया। ठीक है, हर चीज़ को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करा गया। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब क्या है, जब हम कह रहे हैं कि बॉडी रिप्रेजेंटेटिव थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थी, तो उसका मीनिंग क्या है। पहला पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। दूसरा, डेलिबरेट ओवर इंटरेस्ट ऑफ द होल नेशन, मतलब वो ऐसे इश्यूज को भी डिस्कस कर रहे थे जिससे पूरे का पूरा नेशन अफेक्ट होना था। ठीक है, वो इंटरेस्ट की बात कर रहे थे पूरे नेशन की, ऐसा नहीं सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। अपने मतलब जिस, मान लो कि जो एससी कम्युनिटी से जो मेंबर इलेक्ट होकर आए हैं वो सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट सेक्शन है उसके ही उसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, नहीं, वो कर रहे थे बट वो पूरे के पूरे नेशन के इंटरेस्ट को भी देख रहे थे। ठीक है, उसके बेसिस पे आपका डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट समझे तो डिफरेंसेस वर देयर और मेनी इश्यूज। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज पे डिफरेंसेस थे। एग्जाम्पल, शुड इंडिया अडॉप्ट अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ द जुडिशरी, मतलब कि उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट चल रही थी तो बहुत सारी इश्यूज को डिस्कस करा जा रहा था, जैसे कि उसका एग्जांपल दिया गया है कि क्या इंडिया को सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, जो पावर्स है जुडिशरी की वो क्या होनी चाहिए, तो ये सब डिस्कशन आपको बहुत ज्यादा चल रहा था। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कस करा गया, रिजोल्व भी कर दिया गया इन इश्यूज को। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा इशू है जिसपे कोई डिबेट नहीं हुआ, उसको यूनानिमसली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हर मेंबर्स ने एक्सेप्ट करा। ठीक है, बिना सोचे समझे बोला गया कि भाई ये प्रोविजन तो होना ही चाहिए हमारे संविधान में। वो प्रोविजन क्या था, वो था यूनिवर्सल सफरेज। देखो यूनिवर्सल सफरेज क्या है, इट इज पास विदाउट एनी डिबेट, बिना किसी डिबेट के इसको पास कर दिया गया। इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल सफरेज, समझो, मतलब कि जो इंडियन सिटीजन है जब वो एक सर्टेन एज को अटेन कर लेंगे तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, राइट टू वोट मिल जाएगा उन्हें। तो ऑल सिटीजन्स रीचिंग अ सर्टेन एज वुड बी एंटाइटल्ड टू बी वोटर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। तो इसे हमने यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमें समझना है वो है पब्लिक रीजन। देखो पब्लिक रीजन का मतलब यहाँ पे क्या है कि संविधान में जितने भी प्रोविजंस डाले गए थे उनका एक रीजन दिया गया था डालने का। ठीक है, उनको डिस्कशन और रीजन आर्ग्यूमेंट के थ्रू डाला गया था, एक्सेप्ट करा गया था। ठीक है, मेंबर्स नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट बट दे गेव प्रिंसिपल रीजंस टू अदर मेंबर्स फॉर देयर पोजीशन। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसने बोला कि आप ये प्रोविजन डाल दो और वो एक्सेप्ट कर दिया गया, नहीं, उसने अपने बाकी ही मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रीजन दिया कि मैं इस रीजन की वजह से बोल रहा हूँ आप ये प्रोविजन डालो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ईच क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्क्रूटिनाइज एंड डिबेट एंड प्रूव ऑन पब्लिक रीजन, की कॉन्स्टिट्यूशन के हर क्लॉज को बहुत डिटेल तरीके से सर्च करा गया था, डिबेट करा गया था उस पर, और पब्लिक रीजन पे, मतलब पब्लिक रीजन एक प्रिंसिपल है कि इस रीजन को की वजह से हम ये प्रोविजन एक्सेप्ट करना चाहते हैं और हम ये रीजन दे रहे हैं कि पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस को, हर क्लॉजेस को बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करके एक्सेप्ट करा गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है प्रोसीजर्स। देखो प्रोसीजर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम समझ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो प्रोसीजर्स जो है वो भी पब्लिक रीजन पे बेस्ड थे। अभी हमने समझा कि पब्लिक रीजन का प्रिंसिपल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी मेंबर्स थे वो किसी भी प्रोविजन को जस्टिफाई करने के लिए कुछ रीजन दे रहे थे कि हाँ भाई ये पब्लिक के इंटरेस्ट में, उसे ही हम कहते हैं पब्लिक रीजन। तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसके लिए भी पब्लिक रीजन दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में था। ठीक है, अब आप देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन एम्फोसाइज इन प्रोसीजर्स ऑफ असेंबली। वही बात ये कह रहा है कि जो पब्लिक रीजन की इंपॉर्टेंस है वो जो भी प्रोसीजर्स असेंबली में अप्लाई करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उस पर एम्फोसाइज करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी कमिटीज बनी थी। ठीक है,
मेजर अगर हम देखें तो 8 मेजर कमिटीज़ थी जिनको यूजुअली हेड करा जा रहा था कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के द्वारा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, ये कुछ नाम है। और ऐसे ही बहुत और भी बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिनके द्वारा असेंबली को जो 8 मेजर कमिटीज़ थी और बहुत सारी माइनर कमिटीज़ को भी हेड करा जा रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आप देखोगे कि जो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, ये ना ऐसा नहीं है कि ये लोग हर पॉइंट पे अग्री कर गए थे, ऐसा नहीं है। जैसे BR अम्बेडकर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि एक तरीके से क्रिटिक करते थे, बिटर क्रिटिक रखते थे गांधी जी का और जो कांग्रेस थी, ठीक है, कि उन्होंने जो है इनफ नहीं करा है अपलिफ्टमेंट के लिए शेड्यूल कास्ट के। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये सब लीडर्स जो हैं, ये सब जो हेड हैं मेजर कमिटीज़ के, वो अग्री कर गए थे, क्योंकि हमें नेशनल इंटरेस्ट लेके चलना था। हमें पूरे देश के लिए एक संविधान बनाना है, तो उसमें पूरे देश का जो इंटरेस्ट होगा हमें उसको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद हम देखेंगे जो 8 मेजर कमिटीज़ थी वो आपका एंड में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती हैं, दे वर सब्जेक्टेड टू पब्लिक रीजन, सब्जेक्ट टू डिबेट, दैट इज पब्लिक रीजन। मतलब कि जो 8 मेजर जो कमिटीज़ थी डिफरेंट जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस तैयार करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, उसमें भी डिबेट हुई। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे ड्राफ्ट रेडी करे गए थे, उसके बाद फिर जो फाइनल ड्राफ्ट था उसको अडॉप्ट करा गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो हर ड्राफ्ट जो है, हर कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो जो है वो डिबेट, उस पर डिबेट हुई थी, क्लॉज बाय क्लॉज उस पर रीजन दिए गए थे कि ये रीजन है इसलिए इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर 166 डेज। अच्छा, अब आपको कमेंट में ये बताना है, क्योंकि मैंने पहले इसको पहले पार्ट में पढ़ाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं आप में से कितनों ने वो लेक्चर देखा था और कितनों को वो डेट याद है, ठीक है, वो ईयर याद है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट ईयर है। तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट सिटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ध्यान रखना 166 डेज ये बैठी थी, ठीक है। सेशंस ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, मतलब कि जो सेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जितने भी सेशंस हुए थे उनको मीडिया के लिए ओपन रखा गया था कि एकदम फेयर मैनर में हो। ऐसा ना हो कि मतलब जनता भी देख रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या क्या उस वक्त क्या क्या कैसे डिस्कशन डिबेट चल रहा था, जिसके उसके आर्टिकल्स भी पेपर में प्रिंट हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, स्प्रेड ओवर 2 ईयर्स और 11 मंथ्स, मतलब ये पूरा हम कहेंगे कि एक टाइम पीरियड, ये पूरा एक टाइम पीरियड है जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो गया था, ठीक है। तो ये आपको रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आप अपने इसको आंसर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने समझा प्रोसीजर्स, ठीक है। तो प्रोसीजर्स यहाँ पे समझ आ गया। अब हमें समझना है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखो ये टॉपिक क्या कहना चाहता है, पहले ये समझो। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे हमने जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट रही हैं, ठीक है, उसके जो आइडल्स थे, जो वैल्यूज थे, उसको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ठीक है। हमारे फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा है उन आइडल्स को। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि जैसे जब ब्रिटिश रूल था तो जो ब्रिटिशर्स थे वो रेस के बेसिस पे हम देखेंगे, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। रंग के आधार पे आप देखोगे भेदभाव करते थे। तो वो चीजें वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स है उस वक्त, जो लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने जो है वो विटनेस करा था। उन्होंने ये सब चीजें देखी थी अपने सामने, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। क्योंकि आप देखोगे उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे ब्रिटिशर्स, मतलब कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी, ठीक है, और सिख जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेगी। तो रिलीजन के बेसिस पे भी ब्रिटिशर्स, रेशियल बेसिस पे भी ब्रिटिशर्स जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये तो नोट कर लिया कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया का, उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो हम प्रोहिबिट करेंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप समझोगे अभी आगे कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 15 में, उसमें रिलीजन, जेंडर, सेक्स, इन सब के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करा जाता है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चल रही थी उसमें जो आइडल्स थे, जो वैल्यूज थी, उसको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट द प्रोडक्ट ऑफ असेंबली ओनली। इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बना दिया था, उसमें प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट कर दी थी, नहीं। उसमें हम देखेंगे कि आइडियल्स और वैल्यूज भी थी, आइडियोलॉजीज भी थी। उस टाइम के जो लीडर्स सोचते थे कि हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाना था, ठीक है। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे जो भी हम कहेंगे, मतलब आप ये समझो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट में का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है।
बिकॉज बैकग्राउंड कंसेंसस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, प्रिंसिपल्स इनहेरिटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट मूवमेंट, हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से बहुत सारे प्रिंसिपल्स इनहेरिट करे हैं, ठीक है, एंड ऑल दीज वर गिवन अ कॉन्क्रीट शेप इन कॉन्स्टिट्यूशन, और जब हमने सारे आइडियल्स को एक जगह तैयार कर लिया फिर उससे हमने कॉन्क्रीट शेप दे दी कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, तो ये टॉपिक बस ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बस बना दिया, नहीं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि आप देखोगे एक तो ये है रीजन कि उस टाइम पे जो हम कहेंगे जो भी आइडियल्स थे, वैल्यूज थे, उसको हमने रिफ्लेक्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज भी वो चेंजिंग कंडीशंस के साथ अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी लगता है कि उसके प्रोविजंस को चेंज करा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब आप समझो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या कहता है, देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता क्या है, पहले ये समझो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास करा था। और इसमें क्या गिवन था, इस डॉक्यूमेंट में जो मेन गोल्स एंड एम्स थे फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये चीजें इसमें गिवन थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन आइडल्स पे, इन वैल्यूज पे बेस्ड होना चाहिए, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऐसे कुछ वैल्यूज जो हैं, ऐसी कुछ फिलॉसफी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो रिजोल्यूशन दैट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज अ रिजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम्स ऑफ द असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें असेंबली के एम्स डिफाइन कर रखे थे, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या एम है वो डिफाइन कर रखा था, ठीक है। इसको नेहरू के द्वारा मूव करा गया कब, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इसको नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट करा गया था, ठीक है। इट इनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की क्या वैल्यूज थी, क्या एस्पिरेशंस थी, वो सब इस डॉक्यूमेंट में गिवन था। एक्सप्रेशन टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट्स, ठीक है, कुछ फंडामेंटल कमिटमेंट्स उस टाइम के कि भाई ये कमिटमेंट्स तो हमें, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होगा तो हमें ये कमिटमेंट्स तो डालनी ही है उसमें, मतलब हमें ये आने वाला जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें ये कमिटमेंट्स तो फुलफिल होनी ही चाहिए, ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरनिटी। सोवरनिटी का मतलब क्या है कि देखो इंडिया जो है उसको सोवरन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिसीजंस में किसी का इंटरफेयर नहीं है, किसी फॉरेन हम कह सकते हैं फॉरेन पावर का या एक्सटर्नल पावर का इंटरफेयर नहीं है। इंडिया जो है सोवरन है अपने डिसीजंस को लेने में, ठीक है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली डिसाइड करने में, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया सोवरन है। तो यही चीज उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो उनका एक चीज ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की जो आइडल्स हैं, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था तो लेटर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आइडल्स को प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट करा गया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में जाके आपका प्रियम्बल का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रूल्स एंड प्रोसीजर्स ही नहीं है, इसमें वो प्रोमिसेस हैं जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल। उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रही थी उसमें जो हम कहेंगे जो स्लोगन्स चल रहे थे कि हम इक्वालिटी इंश्योर करेंगे, लिबर्टी इंश्योर करेंगे, वो सब कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है। और ये चीज हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से पता चलती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी जो बुक है क्लास 11th की, उसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस दे रखे हैं, आपको बस उसको एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है, रीड करना है, आपको समझ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कैसे आइडल्स और वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। जो नेक्स्ट सब टॉपिक हमें समझना है वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। देखो, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पावर्स को अरेंज कैसे करा गया है। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इसी चैप्टर में, कि उसमें हमने समझा था कि पावर्स को कैसे डिवाइड कर रखा है, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर्स देखी थी, उसी टॉपिक का एक्सटेंशन समझो इसको। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का में क्या है कि बैलेंस अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की, इनमें पावर्स का डिवाइड कैसे कर रखा है, ठीक है। हमने देखा था ना कि चेक एंड बैलेंस के लिए पावर्स दे रखी है इनको, ठीक है। हमें समझा था कि जैसे लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाता है और वो इंटरेस्ट में नहीं है सोसाइटी के, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो वही है कि पावर्स को अरेंज कर रखा है, ठीक है, ताकि एक इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस इंश्योर हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि अडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो इंडिया अगर हम देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रखा है, मतलब
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये समझो कि पहले इसको बेसिक समझो कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे अभी के टाइम में बीजेपी जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। देखो जो एग्जीक्यूटिव में जो मेंबर्स होते हैं वो आपका लेजिस्लेचर के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कल को अगर एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स को हटाना है तो लेजिस्लेचर में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हटाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर ये होता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अगर इसमें ध्यान रखना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स को डिवाइड किया जाता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में। लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक है। इसलिए इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेजिस्लेचर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये है कि और क्या अडॉप्ट कर रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, फेडरल अरेंजमेंट। आपको याद है हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ा था, जिसमें कि पावर्स को डिवाइड कर रखा था सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि पावर्स जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर रखी है, ठीक है। उसके अपनी अपनी कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें लॉ बनाएगा सेंटर, और स्टेट के अपने सब्जेक्ट हैं जिसमें वो लॉज बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लेसन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अदर कंट्रीज, borrowing ideas from other countries, not only imitated. Each provision of the constitution defended on grounds that it was suited to the Indian problems and aspirations. इसका मतलब क्या है, देखो इस चीज का मतलब ये है कि ध्यान रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, समझा था, ठीक है, और उनके प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करा था, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि प्रोविजंस को लेते समय प्रोविजंस को बोरो करा था उन और कंट्रीज की, और उन कंट्रीज के प्रोविजंस को बोरो करते समय ऐसा नहीं कि एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया था कि उनका जो प्रोविजन है हमने डायरेक्टली वो प्रोविजन अपने में डाला है, ठीक है। उनको इंडियन सोसाइटी के हम कहेंगे जो आइडियाज थे, ठीक है, जो इंडियन सोसाइटी उस वक्त फेस कर रही थी उसके हिसाब से मॉडिफाई करा, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नॉट ओनली इमिडिएटेड, मतलब कॉपी नहीं करा हमने, बोरो तो करा और कंट्रीज से, लेकिन कॉपी नहीं करा, क्योंकि हर प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिफेंड करा गया था, ठीक है। किस ग्राउंड्स पे कि वो इंडियन प्रॉब्लम्स को और एस्पिरेशंस को सूट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन सी कंट्री से लिया गया है। वैसे तो अब अभी हमारा जो नेक्स्ट अभी आएगा टॉपिक, उसमें हमें जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसमें हमें यही समझना है कि हमने कौन से प्रोविजंस कहाँ से लिए थे। बट आप फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कौन सी कंट्री से लिया है, ठीक है, बोरो करा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज से हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। सो अगर हम देखें, ठीक है, पहला क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फर्स्ट पास दी पोस्ट, मतलब ये आपका इलेक्शन का एक सिस्टम है, ठीक है। इसको अभी हम जो थर्ड चैप्टर आएगा ना हमारा उसमें हम समझेंगे फर्स्ट पास दी पोस्ट क्या है। हमने इसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, ठीक है, इन आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ लिया, ठीक है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ लिया, मतलब लॉ को सुप्रीम, जो एक आइडिया है कि लॉ सुप्रीम है, लॉ से अबव कुछ नहीं है, ये आइडिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज और हर रोल, मतलब स्पीकर आप देखोगे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हमारे लोकसभा के, उनका इंस्टीट्यूशन लिया। उसके बाद है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि लॉ कैसे बनाया जाएगा उसका प्रोसीजर लिया, ठीक है, ठीक है। अब जो हमें नेक्स्ट समझना है वो है यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में समझेंगे सेकेंड चैप्टर में। फंडामेंटल राइट्स के चार्टर को लिया, और पावर क्या लिया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। याद है मैंने बताया था डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो गाइडलाइंस है कि स्टेट को ये पॉलिसीज लेनी चाहिए, वीकर सेक्शंस के लिए स्टेट के लिए गाइडलाइंस दे रखी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको ये बनाना है, ये चीज़ मतलब आपको पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। जो वीकर सेक्शंस है उनको अपलिफ्ट करने के लिए और भी जो सेक्शंस हैं उनके लिए पॉलिसीज बनानी है, तो ये चीज़ हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। उसके बाद है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी, जो आप देखोगे हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स को लिया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब जो फेडरल सिस्टम है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। और रेसिडुअल पावर की आइडियाज ली। रेसिडुअल पावर आप समझोगे जिसमें कि रेसिडुअल पावर का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक रेसिडुअल लिस्ट है जिसमें वो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगा, ठीक
ठीक है, तो वो हो गया रेसिडुअल पावर। तो दिस टॉपिक ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ दिस लेक्चर. I hope the lecture help you understand the concepts clearly, and if you have any doubt or any question, feel to ask in the comment section. And if you found this lecture helpful, please like, share and subscribe this channel for more such content. And thank you for watching. I will see you in the next lecture.